जब टाइम 0 होगा उस वक्त जो हमारा डेल्टा एक्स है विच इज एक्स माइनस एक्स इक्व इट इज मैक्सिमम, तो उसको हम बोलते हैं डेल्टा एक्स नॉट एंड दे आर फिक्स। डेल्टा एक्स नॉट चेंज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ओल्ड इक्विलिब्रियम का भी कंसंट्रेशन फिक्स ही था और जो नया इक्विलिब्रियम है इसका कंसंट्रेशन भी फिक्स है। चेंज का होगा बीच का, वो कंटिन्यूसली चेंज होगा। तो हमने क्या बोल दिया कि किसी भी समय पर जो कंसंट्रेशन आ रही है माइनस पे एक्स ई क्यू, दैट इज योर डेल्टा एक्स। तो डेल्टा इज बेसिकली चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन एट न्यू इक्विलिब्रियम, एक्स माइनस एक्स ई क्यू। ये चीज ध्यान रखना। अभी क्लियर हो रहा है कि डेल्टा एक्स क्या है? डेल्टा एक्स समझ में आया क्या है? ठीक है। ये जो नया इक्विलिब्रियम है, ये जो नया इक्विलिब्रियम, ये इसके रिस्पेक्ट में क्या डिफरेंस है आपका किसी भी टाइम पर? समझो मैं इस टाइम पे बात कर दूं, इस टाइम पे बात कर दूं, इस टाइम पे बात कर दूं, किसी भी टाइम पर क्या डिफरेंस है? ठीक है। लेकिन हमें कौन से डिफरेंस से मतलब है? हमें बेसिकली उस डिफरेंस से मतलब है जिस डिफरेंस पर आपका डेल्टा एक्स नॉट और डेल्टा एक्स का रेशियो ई आ जाए। क्योंकि उस टाइम पर, उस टाइम को, जिस टाइम पे हमारा डेल्टा एक्स नॉट बाय डेल्टा एक्स का वैल्यू ई होगा, उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। अब इसका फायदा क्या है? बेसिकली एक स्टूडेंट ने बोला, ठीक है देखो इसका डेरिवेशन है रिलैक्सेशन टाइम का, रिलैक्सेशन टाइम का एक्सप्रेशन निकालने के लिए। ठीक है। तो बेसिकली रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? ये तो मैंने आपको कंडीशन बताया, जैसा हमने बोल दिया कि टी हाफ क्या होता है, ये वो समय होता है जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज हाफ ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। तो ये तो उसकी कंडीशन है ना। फॉर्मूला क्या है उसका? इट इज 0.693 बाई के और समथिंग एल्स। यही तो एक्सप्रेशन ये है ना। तो इसी तरह से रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया? ये वो टाइम है जब डेल्टा एक्स नॉट बाय डेल्टा एक्स ई होगा। तो ये तो कंडीशन है। रिलेशन क्या होगा? तो जब हम इसके डेरिवेशन पे जाते हैं और इसको जब हम डिराइव करते हैं तो वहां पर हमें जो टाउ का रिलेशन बनता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर अपोज बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये चीज ध्यान रखना। फर्स्ट ऑर्डर अपोज बाय फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर अपोज बाय सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर अपोज बाय फर्स्ट ऑर्डर, इन सबके टाउ की रिलेशंस ठीक है। तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर अपोज बाय फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। सो दिस इज टाउ फॉर फर्स्ट ऑर्डर अपोज बाय फर्स्ट ऑर्डर रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है। तो मैंने डेरिवेशन स्किप किया, ठीक है, मैं डेरिवेशन पे नहीं गया हूँ। सेम डेरिवेशन है जो हमने पीछे किया रिवर्सिबल के लिए, वैसी डेरिवेशन है बहुत हद तक। ठीक है। अब इतना ध्यान रखना, देखो हमने क्या करना था? हमने रेट कांस्टेंट स्टडी करना था। वी वांट टू नो द रेट कांस्टेंट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, ऑफ वेरी फास्ट रिवर्सिबल रिएक्शन, है ना। सो मैंने एक पैरामीटर डेवलप कर दिया बाय रिलैक्सेशन टेक्निक विच इज टाउ। ठीक है। और टाउ मुझे मिल रहा है 1/k1 प्लस k-1। तो अगर आप किसी भी फर्स्ट ऑर्डर अपोज बाय फर्स्ट ऑर्डर देख लो, वो तो मैंने लिखा है, फर्स्ट ऑर्डर अपोज बाय सेकंड ऑर्डर देख लो, सेकंड ऑर्डर अपोज बाय फर्स्ट ऑर्डर एंड सो ऑन, हर एक में टाउ का रिलेशन आपको के की टर्म्स में दिखेगा। हाँ, साथ में ये हो सकता है कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का टर्म भी दिखे। ठीक है। इनके अलावा और कोई तीसरा टर्म नहीं आता। सो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि मुझे k1 और k-1 निकाल, आई वांट टू कैलकुलेट k1 एंड k-1। तो भाई एक इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, काम नहीं बनेगा, क्योंकि मैं इससे रिलैक्सेशन टेक्निक से टाउ की वैल्यू निकाल लूंगा। तो टाउ की वैल्यू निकालने से क्या हो गया? मेरे को रिलेशन मिल गया कि 1/k1 प्लस k-1 इज इक्वल टू समथिंग। ये मुझे पता लग गया। बट वी हैव टू वेरिएबल्स एंड वन इक्वेशन, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होता है। इसी कारण से बच्चा, हमने पीछे मैंने आपको एक रिलेशन दिया था जो बहुत ही
बेसिक रिलेशन है जो हमें थ्रू आउट पढ़ना है, ठीक है। दैट इज k माइनस वन फॉर एनी रिवर्सिबल रिएक्शन इज ऑलवेज बी इक्वल टू के इक्विलिब्रियम, है कि नहीं है। अगर मैं k1 kf बाई के भी करता हूँ, फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट कांस्टेंट को डिवाइड करता हूँ बैकवर्ड रिएक्शन के रेट कांस्टेंट से, तो उसका जो रेशियो आएगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, उसके, बताओ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होगा, यस और नो। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के हमारे पास काफी तरीके हैं, है कि नहीं है। हमारे पास थर्मोडायनेमिक मेथड से उसको कैलकुलेट करने के, हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन का टेक्निक है उसको कैलकुलेट करने का, ठीक है। तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट रखते हैं करके, तो हमारे पास इक्वेशन उसकी फॉर्म पे मिलता है और इक्वेशन इसकी फॉर्म पे मिलता है, और हम वहां से k1 को इजीली स्टडी कर सकते हैं, k1 को और k माइनस, ठीक है। सो ये इसका इंपॉर्टेंट, तो बेसिकली एक पैरामीटर हमने डेवलप किया है जिसके हेल्प से मैं k1 और k माइनस वन को स्टडी कर सकता हूँ, ठीक है। ओके, सो अब एक सवाल और आता है, ठीक है बच्चे, यही बोला अभी मैंने जो बोल रहा था, ठीक है, कि टाउ इज इक्वल टू 1/k1 प्लस k माइनस वन है, एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स है, तो काम नहीं बनने वाला है, तो इसके लिए इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी है विच इज k1/k माइनस वन इज इक्वल टू k इक्विलिब्रियम, और k इक्विलिब्रियम को कैलकुलेट हम कर सकते हैं, है ना, उसको हम थर्मोडायनेमिकली स्टडी कर सकते हैं। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल, काम खत्म, ठीक है। तो ये काम है। अब एक सवाल और आता है जो आप लोगों ने मुझसे नहीं पूछा, और मैं शायद उम्मीद भी नहीं कर रहा था कि आप लोग मुझसे पूछोगे, ठीक है। देखो, अब मुझे एक चीज बताओ, रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, यस और नो। रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, यस और नो। सही स्टेटमेंट है कि गलत स्टेटमेंट है, बताओ। यस, इट डिपेंड्स, ओके। अब देखो, अब मैं यहां पर क्या चेंज कर रहा हूं, मैं टेम्परेचर चेंज कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। अभी अभी टाइप करना छोड़ दो, मुझे समझ में आ गया, आप सबको पता ही है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या चेंज कर रहा हूँ, टेम्परेचर चेंज कर रहा हूँ, है कि नहीं है। अब मुझे एक चीज बताओ बच्चा, जब मैं टेम्परेचर चेंज करूंगा तो के का वैल्यू भी तो चेंज कर जाएगा। मतलब जो मेरा ओल्ड इक्विलिब्रियम था वहां पर के का वैल्यू अलग है, और जो मेरा नया इक्विलिब्रियम आ रहा है वहां पर के का वैल्यू अलग होगा, बिकॉज मैंने टेम्परेचर जंप कराया है, मैंने टेम्परेचर चेंज किया, तो के का वैल्यू ऑब्वियसली अलग होने वाला है। सवाल ये आता है कि हमें के का वैल्यू जो मिलेगा वो किस इक्विलिब्रियम के कॉरेस्पॉन्ड मिलेगा, पहले वाले के कि नए वाले के, मतलब बिफोर द टेम्परेचर जंप वाले का मिलेगा कि आफ्टर द टेम्परेचर जंप वाले का मिलेगा, सवाल यहां आता है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चा, आपको कभी भी जो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स की वैल्यू मिलेगी वो आफ्टर जो जंप हो रहा है, आफ्टर जंप, ठीक है, उसका मिलेगा। तो कहने का मतलब बच्चा, अगर समझो मैं चाहता हूँ कि 30 डिग्री सेल्सियस पे मैं स्टडी करना चाहता हूँ के का वैल्यू फॉर एनी रिवर्सिबल रिएक्शन, फॉर एनी फास्ट रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस में, और मेरे पास 5 डिग्री का टी जंप का पॉसिबिलिटी है, मतलब मैं 5 डिग्री का जंप करवा सकता हूँ रिलैक्सेशन मेथड पे। क्लियर हो गया। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा 30 डिग्री सेल्सियस पे स्टडी हो जाए, k1 k माइनस वन मुझे वैल्यू मिल जाए, और मेरे पास 5 डिग्री का टेम्परेचर जंप का ऑप्शन अवेलेबल है। तो अब मैं 30 में स्टार्ट कर 5 डिग्री का जंप करके 35 पे जाऊं, कि 25 से स्टार्ट करके 5 डिग्री का जंप करके 30 पर आऊं, अगर मुझे 30 डिग्री पे स्टडी करना है, बोलो। मतलब मेरा स्टार्टिंग टेम्परेचर 30 होना चाहिए कि फाइनल टेम्परेचर 30 होना चाहिए, भाई फाइनल टेम्परेचर शुड बी 30। हमेशा ध्यान रखना, रिलैक्सेशन मेथड से आपको जो के का वैल्यू मिलेगा वो टेम्परेचर जंप के बाद जो टेम्परेचर आ रहा है उसका मिलेगा। तो अगर मैं 30 डिग्री सेल्सियस पे स्टडी करना चाहता हूं तो मेरा जो ओल्ड इक्विलिब्रियम होना चाहिए वो 25 डिग्री सेल्सियस पे होना चाहिए, उसके बाद मैं 5 डिग्री का जंप कराऊंगा तो वो 30 पे पहुंचेगा, और मुझे जो के का वैल्यू मिलेगा वो 30 के कॉरेस्पॉन्ड मिलेगा। अगर आप 30 पे पहले स्टार्ट करते हो और नया पुराना इक्विलिब्रियम 30 पे स्टैब्लिश करते हो और फिर 5 डिग्री का जंप करवाते हो, तो वहां पर के का वैल्यू तो मिलेगा पर वो 30 के कॉरेस्पॉन्ड नहीं होगा, वो 35 के कॉरेस्पॉन्ड होगा। ठीक है, ओके। अब मुझे नहीं पता बच्चा, ये आप मुझे पूछ रहे हो कि मुझे बता रहे हो,
अब इन दोनों में मुझे डाउट है जो आपने लिखा है, ठीक है, जिसने भी ये लिखा है, ठीक है। अब मैं सिर्फ एक ही बोलूंगा, आपको आपका जवाब मिल गया, ठीक है। मुझे लग नहीं रहा आपकी लैंग्वेज से क्या आप मुझसे पूछ रहे हो, ठीक है। तो आपको आपका जवाब तो मिल गया ना, आपको इतना तो समझ में आ गया। हाँ, सर को पता है इतना, सर को ऐसा नहीं कि सर ऐसे बैठे हुए हैं, सर को थोड़ा बहुत तो आता ही है, इतना तो पता लग गया ना आपको। चलो, दैट इज मोर देन, ठीक है, ओके ओके। सो हमेशा ध्यान रखो बच्चा कि अगर मुझे 40 डिग्री में अगर मुझे स्टडी करना है और मेरे पास 7 डिग्री का जंप का ऑप्शन है, तो मुझे 33 से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, सो एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, ठीक है, इसी के बारे में। ओके, सो बच्चों जो मैं रेट कांस्टेंट मिलता है वही मैं लिख रहा हूँ जो अभी हमने डिस्कस किया है, ठीक है। सो उसे स्टेटमेंट में लिख लेता हूँ, क्योंकि आप नहीं तो लिखना भूल जाओगे। ओके, सो दिस इज आंसर, ठीक है। तो वो हमने जो एग्जाम्पल पढ़ा था, डिस्कस किया था, वो आप ध्यान रख सकते हो उससे, ठीक है। तो बच्चा आपको बाकी जो है ना, फर्स्ट ऑर्डर अपोज बाय सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर अपोज बाय फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर अपोज बाय सेकंड ऑर्डर, और उनका इंटीग्रेटेड फॉर्म और उनका रिलैक्सेशन टाइम के एक्सप्रेशंस मैं आपको पीडीएफ अपलोड करवा दूंगा ऐप में, ठीक है। तो ऐसे तो इनमें से क्वेश्चंस नहीं आते, पर आपको ध्यान रख देखना चाहते हो तो देख सकते हो वहां से एक्सप्रेशंस, ठीक है। हो गया। चलो, आप सभी को असाइनमेंट मिला है ना? प्रीवियस ईयर्स और असाइनमेंट दोनों मिला है कि सिर्फ असाइनमेंट मिला है? सिर्फ असाइनमेंट मिला है, ओके। दो असाइनमेंट मिल गए ना, ओके। तो एक काम करो बच्चा, सेकंड असाइनमेंट ओपन कर लो। बच्चा ऐप में जाओ, सभी जो नो सर बोल रहे हो आप, ऐप में जाओ, ऐप में है। अगर एक को मिला है तो मतलब सभी को मिला है। ऐप ओपन करो और ऐप में जाकर देखो।
कर लियो ओपन, हो गया क्लास। क्वेश्चन 1, बच्चा इसमें जो आज हमने पढ़ा ना हम उसी के क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। आज एकदम फ्रेश टॉपिक शुरू हुआ आपका। अगर आज आपकी पहली क्लास है तो आई होप उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आज आपका फ्रेश टॉपिक शुरू हुआ है बिल्कुल। जो पिछले टॉपिक्स थे वो कवर हो चुके लास्ट क्लास में, तो आज आप जो पढ़ा है, जो आज आपने पढ़ा है इसे 1 घंटे या सवा घंटे पे, उसी के क्वेश्चंस कर रहे हैं। ऐप में नहीं मिला, हो ही नहीं सकता, एक को मिल रहा, बाकी अब वो करके देखो, अपडेट करके देखो, ऐप अपडेट हो रखा है। चलो क्वेश्चन 1 असाइनमेंट 2, अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो एक ही चीज हो सकती है, अपडेट नहीं हो रखा होगा, मे बी आपने ऐप अपडेट नहीं किया होगा, अपडेट करके फिर देख लो मिल जाएगा, ठीक है। अगर अच्छा क्वेश्चन 1 देखते हैं, एक सरल सा क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं। तो आपसे बोल रखा है कि हमारे पास एक ऐसी रिएक्शन है, तो एक काम करते हैं, इसका K1 K-1 मार्क ही कर लेते, दिस इज K1 एंड दिस इज K-1, ठीक है। ये आप ही नहीं करना, मैंने नहीं करना इस क्वेश्चन को। इसका जो K1 है ये आपको बता रखा 0.1 पर सेकेंड, और जो K-1 है ये आपको बता रखा है 10⁻⁻² सेकेंड्स। ठीक है, आपसे बोल रखा है कि B का कंसंट्रेशन कितना होने वाला है एट T इज इक्वल टू 20 सेकेंड्स, और आपको ये भी बता दिया है कि जो B इक्विलिब्रियम है इट इज इक्वल टू 5 मोल पर लीटर। देख लो, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। क्या करें, डायरेक्ट है ना बिल्कुल। ओके तो करो एक बार इस क्वेश्चन को, आराम से करना, आंसर चाहिए मुझे। अब हमें पता है बच्चा ये B कुछ नहीं था, X था। अब ना भी रिलैक्सेशन मेथड पे मत जाना, अभी जो स्टार्टिंग में पढ़ा, यहाँ पे कोई रिलैक्सेशन मेथड का मतलब है आपको रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर कुछ बातचीत हो रही होगी, उसी वक्त आपको ध्यान रखना है, या टेम्परेचर जम करके कुछ बोला होगा, और ये हमारा XEQ है। तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन था that ln XEQ अपॉन पे XEQ माइनस पे X was equal to K1 प्लस K-1 इंटू पे T। देख लो ये था एक्सप्रेशन। तो T नहीं चाहिए आपको, X चाहिए ना, तो इनटू कैलकुलेट X। तो अभी क्या करें, ln XEQ कितना है, इट इज 5 अपॉन पे 5 माइनस X हमें निकालना है, इज इक्वल टू K1 is 0.1 and it is 0.01, तो इट बिकम्स 0.11। देख लेना भाई, गलत ना हूं मैंने डायरेक्ट ऐड करके लिख दिया है ना। K1 is 0.1 and K-1 is 0.01, तो 0.1 प्लस 0.01 is 0.11, तो इसका मतलब ये हमारा इतना आ गया। तो इसका और ये कितना T कितना है 20, T is 20। तभी क्या करें, एंटीलॉग ले ले। तो जरा मुझे बताओ 5 अपॉन पे 5 माइनस एक्स कितना आता है, एंटीलॉग लेके। एंटीलॉग का मतलब होता है ई रेज टू पावर कर दो,
जरा बताओ। फाइव पॉइंट नाइन एट, ये मुझे नहीं पता, ये आप देख लो एक बार, आपने मुझे बताया देख के, तो बताओ भाई एक्स कितना है। बस सवाल खत्म हो गया, एक्स तो चाहिए। इट इज 5.98 और 9.02, डिसाइड करके बताओ। नाइन पॉइंट जीरो टू। बच्चा एंटी लॉग में 10 टू द पावर नहीं करनी, ई टू द पावर करनी है। सो इट कम्स आउट टू बी 9.02 आपके अकॉर्डिंग। तो एक्स कितना आ रहा है आपका 4.44। भाई चेक कर लेना, आप लोग मुझे आंसर बता रहे हो, तो जो आप वैल्यू मुझे बता रहे हो मैं वो लिखते जा रहा हूँ। कैलकुलेशन का काम आपका है, ठीक है। मेरा काम समझाने का है क्वेश्चन को, और उनको सॉल्व करने का काम आपका है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत इजी था, इसी कारण से बच्चा मैंने आपको एक्सप्रेशन नहीं दिया था अलग से, क्योंकि आप एक एक्सप्रेशन ही ध्यान रखो, काय को दो दो तीन तीन एक ही टाइप के एक्सप्रेशन को अलग अलग फॉर्म पे याद रखना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपने खुद करना है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। 4.38 मींस 4.44, नो इशू, 4.4 है। ओके, ऑप्शन क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 2 आप खुद करोगे। आपसे बोल रखा है एक हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन कुछ इस टाइप का, बच्चा एक चीज ध्यान रखना जिनको दिक्कत है, अगर log x आपका y है, ठीक है, इसका मतलब है कि x आपका 10⁻⁴ होगा, और अगर ln x आपका y है, ln या log e कुछ भी बोलो, तो इसका मतलब है x आपका e⁻y होगा। ये अब कैलकुलेटर सभी के पास है, ई दबाओ, फिर एक ऐसा ऑप्शन होता है वो दबाओ, और फिर नंबर लिख दो। ओके, क्वेश्चन 3, तो आपसे बोल रहा था चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इज, तो आपको डेल्टा जी नॉट बता रखा है -32430 जूल पर मोल। ठीक है, ये आपको बताया हुआ है। इफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब K1 लिख सकते हो, KF भी लिख सकते हो, इट इज 3 × 10⁻³ मोल इनवर्स लीटर पर सेकेंड, एंड K, तो आपसे पूछा गया K-1 कितना होगा, ये सवाल है। तो सीधा सा बच्चा डेल्टा जी नॉट आ गया, डेल्टा जी नॉट से मैं के ई क्यू निकाल सकता हूँ, और K1 अपॉन पे K-1 का रिलेशन के ई क्यू होता है। आई थिंक ये हो जाएगा क्वेश्चन, फटाफट आंसर बताओ इसका मुझे, है ना। मुझसे K1 पूछा गया ना, डेल्टा जी नॉट के साथ एज सच को डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, K1 और K-1 का रिलेशन होता है हमारा ये, ठीक है। और हमारे पास ये रिलेशन है कि डेल्टा जी नॉट जो होता है दैट इज इक्वल टू -RT ln पे के क्यू। तो बस यहां से के क्यू निकालो और के क्यू की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट करो। चलो,
के माइनस वन मतलब बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट है ना, के माइनस वन, के माइनस वन, के में से माइनस वन नहीं करना, ठीक है। क्या आंसर आ रहा है? बच्चा क्वेश्चन तो पढ़ो, मैंने टेम्परेचर नहीं लिखा तो क्या टेम्परेचर दे नहीं रखा उसके अंदर? आपका काम नहीं है क्या क्वेश्चन पढ़ने का, मुझे बताओ। बच्चा आप खुद भी क्वेश्चन पढ़ा करो साथ साथ, जब मैं बोल रहा हूं तो आप भी पढ़ो क्वेश्चन को। मैंने टेम्परेचर नहीं लिखा है, असाइनमेंट नहीं है। तो यहाँ से के क्यू आ जाएगा आपका। ओके सो ये वैल्यू है आपकी। जरा सॉल्व करके बताओ के क्यू कितना आ रहा है। क्या आप में से बता रहे ये वैल्यू आ रही है? ये वैल्यू आ रही है क्या?